This is a typical phenomena of a bull market, and every bull market has gone through these phases, phases of disbelief, and uh, and so this time, thanks to social media and lot of channels and everything. रामदेव अग्रवाल जी से जब पूछा गया कि हम ऐसे बुल मार्केट को देख रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा गया हो, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं दो चीज़ें बढ़ रही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 52 वीक के हाई पे है, और दूसरा नंबर ऑफ नेसेयर्स जो कहते हैं कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि ये बुल मार्केट का टिपिकल फिनोमेना है और हर बुल मार्केट इन फेजेस से गुजरता है, फेजेस ऑफ डिसबिलीफ। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया और बाकी सबको जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मार्केट का स्ट्रक्चर फंडामेंटली चेंज हुआ है, और वो चेंज ऐसा डाउट दे रहा है कि वो लास्ट टाइम से ज़्यादा है, और ये रिटेल रिवॉल्यूशन के बारे में चेंजेस लाता है जो रॉबिनहुड कल्चर पे है, जो इंडिया में आ रहा है। लेकिन रॉबिनहुड कल्चर न्यू इन्वेस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में ही नहीं है, लेकिन जो फ्लड गेट है रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में एंटर नहीं हो सके बहुत सालों तक, केवाईसी प्रोसेस के डिजिटाइजेशन का धन्यवाद है कि अब वो बहुत नंबर्स में आ रहे हैं। तो वो फंडामेंटली चेंज हुआ है, और जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री ऑन है अगले 2 से 4 साल के लिए, तो रामदेव अग्रवाल जी को लगता है कि हम कुछ अलग मार्केट देखेंगे। जो हमने पहले बुल मार्केट्स में देखा उससे स्ट्रॉन्गर मार्केट देखेंगे, क्योंकि पहले के बुल मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स के बिना हुए हैं, पर्टिकुलरली 2007 से 2008 और मार्च 2020 से पहले तक रिटेल इन्वेस्टिंग बहुत वीक थी, और अब ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए आप जो पार्टिसिपेशन देख रहे हो वो डिफरेंट है, और वो कैसे दिखेगा वो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक पार्टी में जहाँ बहुत लोग होते हैं वहाँ मज़ा बहुत आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल उनसे पूछा गया, अगर हम डीमैट अकाउंट्स जो खुले हैं उन्हें देखें, कैसे मिलेनियल्स ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, कैसे टेक्नोलॉजी और ऐप ने लोगों को पार्टिसिपेट करने में हेल्प की है। तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने अभी तक करेक्शन देखा नहीं है। तो क्या होगा अगर करेक्शन हुआ तो? क्योंकि जैसे आप उस हीट को फील करोगे तो आपको एक तरह से कहे तो किचन में खड़े रहने का मन नहीं करेगा। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि करेक्शन होगा, और अगर आप झेल पाए लंबे समय के लिए तो करेक्शन डीप भी हो सकते हैं। वो एक मिनी क्रैश की तरह दिख सकता है, तो वो होगा ही बिना डाउट के। आप मार्केट के लॉस को डिफाई नहीं कर सकते, ये होगा ही, और कुछ भी हो। बहुत सारे लोग वेस्ट की साइड को फॉलो करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, आईपीओ मार्केट गिर सकता है, तो ये चीज़ें होंगी। ये मार्केट साइकिल का हिस्सा है और ये होगा ही, लेकिन आपको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, ये गेम का हिस्सा है। रामदेव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो मतलब ये बहुत अननेचुरल है, और ये अनईज है इस समय की, ये कुछ टाइम से हुआ नहीं है। एफआईआईज ने पिछले हफ्तों में बिलियन ऑफ डॉलर्स बेचा, लेकिन मार्केट उनके सामने अभी भी नहीं झुकना चाहता, इन द सेंस कि बिलियन डॉलर्स ऑफ सेल्स के साथ आपको स्ट्रीट पे ब्लड दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये एक चेंज है जिसकी रामदेव अग्रवाल जी बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन नहीं होगा, कोई और रीज़न से करेक्शन होगा, लेकिन ये ऐसा ही है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसे चीज़ें बदलेंगी, और यही एक चीज़ है जो अलग दिख रही है बाकी टाइम से। अगला सवाल पूछा गया कि इंडियन मार्केट्स इतना क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत कम बार हमने ऐसा आउट परफॉर्मेंस देखा है जो बहुत देर के लिए चला हो। रामदेव अग्रवाल जी को लगता है कि हमने पहले अंडर परफॉर्म किया होगा। ये चर्न है, कहे कि 2021 में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, 2020-2019 में हमने बहुत बुरा किया होगा। अगर आप 6 महीने देखोगे तो हमने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हमने बहुत अच्छा किया है। 3 साल या 5 साल में तो मार्केट्स की खुद की साइकिल होती है इन टर्म्स ऑफ कि कब वो आउट परफॉर्म कर जाए, कब अंडर परफॉर्म करे। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा देखें तो रामदेव अग्रवाल जी को नहीं लगता कि हम एमर्जिंग मार्केट से डिफरेंट है या डेवलप मार्केट से। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि अगर हम पिछले 1 साल देखें तो गेन्स बहुत मैग्नीफाइड दिखे हैं, और अगर हम आपका पॉइंट आगे ले जाए जिसमें हम टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दें 3 साल या 5 साल का, तो मार्केट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म एवरेजेस की लाइन में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम पीछे मुड़ के देखें और बात कर सकते हैं लेवल ऑफ 60,000 सेंसेक्स पे और 17,000 निफ्टी में? हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अलाइन ही किया है। तो रामदेव अग्रवाल जी ने जब कहा था कि 50,000 10 साल में 2 लाख तक जा सकता है, तो उनको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि क्या ये पॉसिबल है। तो वो ये कह रहे हैं कि मार्केट 4x होगा। जब आप 50,000 से 2 लाख बोलते हो तो कोई नहीं देखता कि वो गैप 1.5 लाख का है।
लेकिन बेसिकली वो 4x है और 4x वो 20 साल में किया है। 10 साल में 4x बहुत बार किया है। अगर आप सेंसेक्स मूवमेंट एनालाइज करोगे पिछले 40 साल का, वो रामदेव अग्रवाल जी का कैरियर है स्टॉक मार्केट का, जो 100 से 60,000 बन चुका है। तो वो उनको 15.5% का कंपाउंडेड रिटर्न देता है। तो अगर 15.5% इंडेक्स में दिया है तो वही वो कह रहे हैं। लेकिन पहले फर्स्ट डिकेड 20% था, सेकेंड डिकेड 20% था, थर्ड डिकेड 30% से ज़्यादा था और फोर्थ डिकेड 10% था। तो वो ये कह रहे हैं कि वर्स्ट 1,30,000 भी हो सकता है और बेस्ट 3 लाख भी हो सकता है। तो जो बीच का हिस्सा जो फेयर एस्टिमेट है वो लॉन्ग टर्म एवरेज 15% के साथ अलाइन कर सकता है, जो हमको 2 लाख देगा। अगर वो 1,70,000 या 1,80,000 या 2,10,000 तक जाता है तो भी हमने बहुत अच्छा किया है। और आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में चल रहे हैं और हम फ्यूचर में बाय कर रहे हैं, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या है? हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कैसे करें? ये रामदेव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि 2 साल में 2x हो जाएगा, 3 साल में 2x हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। हाँ, आपको अगले 6 महीने में 15% मिल सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपको 10 गुना 10 साल में मिल जाएगा। इंडेक्स कभी भी 10 साल में 10 गुना नहीं करेगा, बहुत अनलाइकली है ये। और अगर करता भी है तो जो 1992 के बीच हुआ वो कभी नहीं हुआ था। 19 महीने में इंडेक्स 6x चला गया था, सेंसेक्स 700 से 4200 तक। और इसलिए हर्षद मेहता बुल रन इज हर्षद मेहता बुल रन। और ऐसा नहीं लगता कि वैसी चीज़ इस मार्केट में होगी, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर से क्या हुआ, वो 4200-2500 पे आ गया, तो करेक्शन होगा। मार्केट के पास ही करेक्शन मैकेनिज्म है, वो एक बार में ही करेक्ट कर देगा या हर 3 से 6 महीने में करेक्शन करेगा। लेकिन आपको नहीं पता कि करेक्शन क्या होगा। बहुत से क्रैशेस होंगे, वही शेयर मार्केट का पार्ट है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपने 4 मार्केट साइकिल्स देखी है। जब आप कहते हैं कि ये बुल मार्केट साइकिल अलग है, तो अलग क्या है? हर मार्केट साइकिल में आप भी एज एन इन्वेस्टर चेंज हुए हैं। पहले आप लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी आपने जोमेटो में किया है। रामदेव अग्रवाल जी इसके जवाब में कहते हैं कि वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ा रहे हैं और वो इसमें गलत भी हो सकते हैं। देखिए, ग्रोथ केपेक्स पीएनएल से आ रहा है, बैलेंस शीट से नहीं। तो वो समझना होगा, जब आप पीएनएल की तरफ देखो वो लॉस कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं, लेकिन कुछ केसेस में वो एक्चुअली लॉस कर रहा है। तो ये आपको फिगर आउट करना है कि वो कौन सी कंपनी है जो अभी लॉसेस रही है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट्स बना सके अगले 4 से 6 साल में। और आपको उन कंपनीज में डिफरेंशिएट करना होगा जो कभी प्रॉफिट नहीं बनाएगी या कम प्रॉफिट बनाएगी, और जो कंपनीज बनी ही है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि वो फंडामेंटली $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को एड्रेस नहीं कर रहे, वो $90 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी को एड्रेस कर रहे हैं। और ये चीज़ चेंज करती है कंपनीज की अपॉर्चुनिटी साइज़ को। अब वो हमको देखना है कि क्या ये लोग कॉम्पिटेंट है और क्या उनका बिजनेस मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगा। अगर हम आपका फेमस वेल्थ क्रिएशन स्टडी देखें, इन्फोसिस, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, टाइम के साथ साथ ये कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि डिजिटल स्टार्टअप वर्ल्ड आ रहा है, हाइपोथेटिकली अगर ये वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2030 की होती, तो आपको क्या लगता कि यहाँ जो नाम है वो अलग होते? क्योंकि 2010 से 2020 के बीच जो नाम है वो चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ परसेंटेजेस है जो चेंज हुए हैं। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि देखिए, 2 कैटेगरीज है। पहले तो लार्जेस्ट वेल्थ गेटर्स है और दूसरा फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स है। तो जो लार्जेस्ट है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है, मतलब कि उनमें स्लो चेंजेस हुए हैं। लेकिन फास्टेस्ट में हर बार कुछ अलग होता है। जो दिखाता है फास्टेस्ट 5 साल की फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर कंपनीज, वो है जिनमें फ्लेवर ऑफ द डिकेड है। तो वो फ्लेवर चेंज हो रहा है। अगर आप साल 2000 की स्टडी करोगे तो उसमें ऑलमोस्ट सारी टेक कंपनीज थी। 10 में से 9 कंपनीज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज थी। और फास्टेस्ट वेल ट्रेडिंग कंपनीज में मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट होता है, क्योंकि आप 200% कंपाउंडेड को सस्टेन नहीं कर सकते। 100% कंपाउंडेड फॉर 10 ईयर्स टू 100% कंपाउंडेड 5 साल के लिए 100% राइज की तरह होगा। तो इशू ये होगा कि उतना लेवल का एक्सपेंशन वैल्यूएशन में बहुत मुश्किल होगी जस्टिफाई करने के लिए फंडामेंटल्स से। और जब लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो चीज़ें गिरने लगेगी। तो ये डिजिटल कंपनीज में भी होगा। ये सोया कंपनीज के साथ भी हुआ है, टेक कंपनीज के साथ भी हुआ है, रियल एस्टेट कंपनीज के साथ भी हुआ है, और अब ये टाइम है डिजिटल कंपनीज के साथ होने का। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपने एशियन पेंट्स, HUL, नेस्ले, क्लासिक कंज्यूमर फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट किया है पास्ट में। आज अगर एक बास्केट बनाया जाए, टॉप 3 कंज्यूमर कंपनीज और टॉप 3 कंज्यूमर टेक कंपनीज, तो कौन सा बास्केट ज़्यादा वेल्थ बनाएगा? टेक कंपनी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। जो टॉप 3 ग्लोबल कंज्यूमर टेक कंपनीज है वो ट्रूली डिजिटल है।
तो जिस स्पीड से वो पूरे कंट्री या वर्ल्ड पे छा जाएंगे वो 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये ओल्ड कंज्यूमर कंपनीज़ के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओल्ड कंज्यूमर कंपनीज़ ने ऑलरेडी अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड कर लिया है। वो जो भी बेच सकते थे वो एक्सपैंड कर लिया है, ताकि उनके जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट के बहुत क्लोज हो। वो डाउनवर्ड जीडीपी पे भी ग्रो करने में स्ट्रगल करते हैं। जो भी नाम बोले वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। डबल डिजिट ग्रोथ एक एस्पिरेशनल गोल है, 10 से 13% जो बेसिकली आपका नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो ये कंपनीज बहुत कॉम्पिटेंट है। मैसिव फ्री कैश फ्लोज ऑलमोस्ट 100% टू ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएशन या शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन। लेकिन ये कंपनीज 80 से 100 पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो क्लियरली ये बहुत पैसा बनाएंगी, उतना ही जितना टेक कंपनीज बनाती है। लेकिन आज ग्रोथ प्रॉफिट में 100 करोड़ से 2000 करोड़ तक होगा डिजिटल कंपनीज में, लेकिन ओल्ड कंपनीज में इतना नहीं होगा। जो ओल्ड कंपनीज है वो 12 से 15% पे ग्रोथ कंटिन्यू रखेगी, और ये कंपनीज अपनी ग्रोथ 40 से 60% करेगी और मे बी 100%। लेकिन ये बहुत ही एक्सॉटिक टाइम अगले 10 साल की डिजिटल कंपनीज के लिए है। जब कोई आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड होता है तो आइडिया ये था कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बाय करनी है, क्योंकि उस सेक्टर ने अच्छा किया। लेकिन जोमेटो का बिजनेस मॉडल नायका से अलग है, और नायका का बिजनेस मॉडल पॉलिसी बाजार से अलग है। आप इनको डिजिटल कंपनीज बोल सकते हो, लेकिन कोई कैसे समझे कौन सी अच्छी डिजिटल कंपनी है। तो डिजिटल कंपनी के साथ ये चैलेंज है कि हर एक कंपनी अलग है। कोई भी दो कंपनी सेम नहीं है। जैसे जोमेटो नायका से अलग है और नायका किसी और कंपनी से, तो वो बहुत नीश अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस कर रही है। और क्योंकि वो डिजिटल स्पेस में रहते हैं तो बहुत जल्दी उनमें कंसोलिडेशन होगा ग्रोथ के साथ। तो सिर्फ 2 से 3 प्लेयर ही रहेंगे, तो वो एक विनर सब ले जाएगा वैसे ही इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो वो बहुत यूनिक भी होगा। इस समय वो सब इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है ग्लोबल जाने का। तो आपको कंपनी लेवल नॉलेज पता होना चाहिए। एक बार फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए कि आप कैसे डिजिटल कंपनीज को देखें, तो फिर आपको स्पेसिफिक कंपनी पे जाना होगा और फिर उस कंपनी को उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करनी होगी, और फिर फिगर आउट करिए कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपने पोर्टफोलियो चलाया है जो बाय एंड लार्ज फाइनेंशियल्स की तरफ टिल्टेड है। प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस, मार्केट्स आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल्स अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाई ग्रोथ कंपनीज कैपिटल के लिए बैंक्स में नहीं जा रही। अल्ट्राटेक सीमेंट को केपेक्स करना है, लेकिन वो इतना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, वो बैंक नहीं जा रहे। टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने कहा है कि कैश फ्लो केपेक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा अगले 3 साल में। तो फाइनेंशियल्स का क्या होगा इवन जब इकोनॉमी वापस आ रही है। देखिए, प्राइवेट केपेक्स स्टार्ट होगा। ये बहुत कम कंपनीज है जैसे टाटा स्टील, उनके पास ऑफ कोर्स एक टेरिफिक कैश फ्लो रहेगा सालों के लिए, और उनको बैंक के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये वो कंपनीज होगी जिन्होंने सारे लोन्स पास्ट में लिए हैं पिछले 5 से 7 साल में। तो अब कोई और सेगमेंट होगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या सीमेंट कंपनीज या फिर बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज, और पता नहीं वो लोन डिमांड कहाँ से आएगी। लेकिन जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर एक कंट्री में अगर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, अगर हम 7 से 8% ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं जैसा चाइना करता है, वैसे कैसे भी करके एक बार हमने वो कर लिया तो बाकी सब सही हो जाएगा। जैसे ही हम बैंक क्रेडिट में जाना स्टार्ट करेंगे, जब हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से $6 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएंगे अगले 7 से 8 साल में, तो उसमें 110 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होगा। उनमें 150 लाख करोड़ जितना क्रेडिट चाहिए होगा। कंपोजिशन अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्रेडिट चाहिए होगा। हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रेडिट इंटेंसिटी के पीछे रहता है। क्रेडिट इंटेंसिटी अगले इंक्रीमेंटल $3 ट्रिलियन की बहुत ज़्यादा होगी। अब वो बैंक्स कहाँ हैं जो ये करेंगे? सिर्फ 5 से 6 बैंक्स हैं जो ये कर सकते हैं, और अब गवर्नमेंट भी बोल रही है कि सारे पीएसयू बैंक्स को एसबीआई जैसे 4 से 5 लार्ज बैंक्स में फोल्ड कर दो। तो कहे तो 5 पीएसयू बैंक्स और 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 बैंक्स होंगे जो अगले 5 से 6 साल में 110 लाख करोड़ का क्रेडिट कर पाएंगे, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और वो एक मैसिव एज देगा उन बैंक्स को जो अच्छा कर सकते हैं।